नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ने लगा है। नेताओं ने अपने दौरे तेज कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे अहिरवाल में शामिल दक्षिण हरियाणा के 3 जिलों की। गुरुग्राम की बात करेंगे, रेवाड़ी की बात करेंगे और महेंद्रगढ़ जिले की बात करेंगे। इन तीनों जिलों में क्या राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, किसकी संभावना बढ़ रही है और किसकी संभावना कम हो रही है, किस तरह का मुकाबला होने वाला है, हमारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य। इनसे जानते हैं अहिरवाल के इन तीनों जिलों में राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सीधा सवाल पर आते हैं, अहिरवाल में क्या चल रहा है? निशा, देखिए, अहिरवाल के आपने नाम बता ही दिए तीनों जिलों के, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। हम तीनों जिलों की विहंगम बात करें पूरी की पूरी, तो अभी स्थिति तस्वीर जो है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और कुछ जगह पर ऐसे भी हैं जहां पर निर्दलीय भी जो है वहाँ मुकाबले में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भाजपा और कांग्रेस एक तरफा मैच किसी के लिए नहीं है। सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह मैच उनकी पकड़ में आए। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस भाजपा के बीच 50-50 की संभावना वाला मैच जो है यहाँ अहिरवाल में बन रहा है। और अहिरवाल को तो भाजपा की बेल्ट माना जाता है। अगर यहाँ 50-50 का मैच रहेगा तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है। अभी तो नामांकन 12 तारीख को है, आज 15 सितंबर है, 3 दिन हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, चरम पर जाएगा। जैसे जैसे चुनाव प्रचार वैसे वैसे यहाँ इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक नेता ऐसे हैं जो तीनों जिलों में अपना प्रभाव रखते हैं। वो राव इंद्रजीत हैं भाजपा के पास। वो तीनों जिलों में अपना जलवा दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे जो, तो इसलिए उनकी भूमिका भी सामने आने वाली है। दूसरी बात है, इन्हीं तीनों जिलों में जो कांग्रेस के पास है अलग अलग छत्रप हैं, तो कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा नहीं है जो तीनों जिलों में प्रभाव रखता हो, लेकिन एक एक जगह पर प्रभाव रखने वाले, एक एक सीट पर प्रभाव रखने वाले और जातीय समीकरण के आधार पर जो मजबूती दिखाने वाले वो जो कई चेहरे हैं यहाँ पर। तो अभी हम अहिरवाल के जो विहंगम दृष्टि से देखें तो ओवरऑल अहिरवाल के समीकरण को हम कह सकते हैं कि अभी 50-50 का मैच अहिरवाल में दिख रहा है। कांग्रेस और भाजपा का 1-2 सीटों पर निर्दलीय भी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। सर, अब हम एक एक जिले को लेकर आपसे बात करेंगे। तो हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम जिले के बारे में, कि गुरुग्राम जिले का क्या समीकरण रहने वाला है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, गुरुग्राम जिले में 4 विधानसभा सीटें, आप अलग अलग उनका जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको अलग अलग बताऊं। सबसे पहले गुड़गांव विधानसभा की बात करते हैं। गुड़गांव विधानसभा में कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश शर्मा को टिकट दी है। मुकेश शर्मा के नाम पर राव इंद्रजीत की मोहर लगवाई गई है, सहमति की। तो वहाँ पर जातीय समीकरण अब प्रभावी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे कैडर का जो लोकसभा में जिस तरह वोट मिला ना मोदी के नाम पर, वो स्थिति अब नहीं है। अब मोहित ग्रोवर पंजाबी समुदाय से हैं, तो गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में पंजाबी समुदाय बड़ी संख्या में है। तो उनको जो पंजाबी समीकरण है, जाट समुदाय का समीकरण है, एससी का समीकरण है, वो मोहित ग्रोवर को टक्कर का खिलाड़ी बना रहा है। जो मुकेश पहलवान से पूरी टक्कर मोहित ग्रोवर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम वहाँ पर भी कह सकते हैं कि गुड़गांव में बराबरी का मुकाबला है। गुड़गांव जिले में ही दूसरी सीट है बादशाहपुर। बादशाहपुर में आपको पता ही है, राव नरवीर सिंह पूरी डंके की चोट पर टिकट लेकर के आए थे। राव नरवीर सिंह है, उनके सामने कांग्रेस ने युवा चेहरा उतारा है, वर्धन यादव। तो वर्धन के पास प्लस पॉइंट ये है, वह युवा है और कड़ी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। लेकिन नरवीर के साथ विरासत की भी ताकत है, समर्थकों की भी ताकत है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपनी पहली पारी में जो काम करवाए थे, विरोधी भी मानते हैं कि राव नरवीर सिंह ने काम करवाए हैं। तो अभी जैसे हम बता रहे हैं, तो राव नरवीर के साथ जो काम है उनका प्रभाव मतदाताओं पर दिख रहा है। तो राव नरवीर सिंह, वर्धन यादव, वर्धन युवा चेहरे हैं, राव अनुभवी चेहरे हैं, राव नरवीर। इन दोनों के बीच में एक नया चेहरा कुमुदनी का है। कुमुदनी राकेश दौलताबाद की डेथ हो गई थी, राकेश दौलताबाद की वाइफ है कुमुदनी, वो चुनाव मैदान में डटी हुई है। तो जाट समुदाय के जो गांव हैं उनके अलावा उनका व्यक्तिगत जो राकेश दौलताबाद का असर था वो भी उन पर है। तो कुमुदनी चुनाव मैदान में है, तो वहाँ हम कह सकते हैं अभी बादशाहपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बादशाहपुर में कुमुदनी किसे नुकसान पहुंचा सकती है या खुद उभर कर सामने आ सकती है? निशा,
कुमुदनी जब नुकसान की बात करेंगे तो जो जाट कम्युनिटी का वोट है वो कांग्रेस की तरफ माना जा रहा है, तो कुमुदनी अगर नुकसान करेगी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि खुद ताकत बनकर उभर सकती है, तो खुद भी ताकत बनकर उभर सकती है। एक ऐसी धारणा बन जाए कि दो यादवों के बीच में से एक जाट को जिता लेंगे, तो अगर जाट कम्युनिटी जो है एक साथ मजबूती से आएगी तो दोनों को नुकसान पहुंचाएगी, खुद भी ताकत बन जाएगी। लेकिन मुझे अभी वहां पर जो दिख रहा है मेरे अपने दृष्टिकोण से, तो वहां तस्वीर अभी राव नरवीर सिंह बनाम वर्धन यादव, ये मुझे तस्वीर दिख रही है बादशाह। सर, जैसा कि आपने राव नरवीर सिंह का जिक्र किया, तो राव नरवीर सिंह ने आग दिखाकर टिकट हासिल किया, तो उनकी इस भाषा शैली का वोटर्स पर क्या असर रहने वाला है? निशा, नरवीर ने जो भाषा शैली इस्तेमाल की थी, आप ठीक कह रहे हैं, आंख दिखा करके टिकट ली है, लेकिन एक रणनीति थी ये जो राव नरवीर सिंह की, जो कामयाब हो गई। तो भाषा शैली का वोटर्स पर तो ये असर पड़ा है कि उनका नेता दबंग है, ताकतवर है, तो वोटर्स में उनका पॉजिटिव संदेश गया है, कोई नेगेटिव संदेश नहीं गया है। सर, गुरुग्राम की जो 2 सीटें बाकी हैं उनके बारे में आप बताएं। हाँ, 2 सीटें बच गई निशा। उनमें पटौदी सुरक्षित सीट है, आरक्षित है, और दूसरी सोहना विधानसभा सीट है। तो पटौदी की हम बात करें तो पटौदी भारतीय जनता पार्टी ने बिमला चौधरी को उतारा है मैदान में। राव इंद्रजीत की समर्थक हैं, शुरू से ही उन्हीं का नाम चल रहा था आगे टिकट की दौड़ में, तो उन्हीं को टिकट मिली है। और कांग्रेस से वहाँ कांग्रेस ने परल चौधरी को उतारा है। परल चौधरी जो पूर्व विधायक पटौदी के भूपेंद्र चौधरी, उनकी बेटी है। भूपेंद्र चौधरी की छवि बहुत अच्छी थी, तो उनकी बेटी है परल चौधरी। पहले सुधीर चौधरी का नाम चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में 2 बार हारे हुए की बात पर जोर दिया गया, तो जो उनका नाम कट गया और परल चौधरी का नाम आगे आ गया। तो पटौदी में भी मुकाबला रोचक है, लेकिन बिमला चौधरी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनको राव इंद्रजीत का आशीर्वाद है, प्लस भाजपा का कैडर बेस वोट जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो बिमला चौधरी को वहाँ पर ताकतवर माना जा रहा है, लेकिन नया जो चेहरा होता है उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता, कई बार बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर जाता है। तो वहाँ परल चौधरी को हम कमजोर नहीं कह सकते, वहाँ आमने सामने का हम मुकाबला कह सकते हैं, मजबूत मुकाबला हम कह सकते हैं पटौदी में। अब सोहना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सोहना में समीकरण बहुत ताकतवर है। सोहना में कांग्रेस ने अंतिम समय पर रोहतास खटाणा को टिकट दी है। रोहतास खटाणा ने पिछली बार जजपा उम्मीदवार के रूप में, रोहतास खटाणा ने पिछली बार एक बड़ी ताकत बनकर उभरे थे, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वोट उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। तो रोहतास खटाणा कांग्रेस से है वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी ने तेजपाल तंवर को उतारा है। तेजपाल तंवर 2014 में चुनाव जीते थे, 2019 में उनकी टिकट कट गई थी। तो वहाँ पर भी हम अभी ये नहीं कह सकते एक तरफा मुकाबला होगा क्या होगा, लेकिन रोहतास खटाणा को भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। रोहतास खटाणा भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं, उस भूमिका में है। तो दोनों को अभी हम बराबरी की हम कह सकते हैं, वहाँ रोचक मुकाबला होगा। वहाँ एक और ख़ास बात मैं आपको निशा बताऊँ, वहाँ पर जो सोहना बेल्ट है, एक तावड़ू बेल्ट है, तावड़ू की जो मुस्लिम बेल्ट है जो पूरी की पूरी, वो कांग्रेस की तरफ एक तरफा है, और जो सोहना वाली जो बेल्ट है वहाँ पर जो हिंदू बहुल वोटर्स हैं वो ज़्यादा भाजपा की तरफ जाएंगे। तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला जो समीकरण है वो भी चलेगा, जो देखना ये रोचक होगा कि किस ऊँट किस करवट बैठता है। तो ये गुड़गांव जिले की हमने बताई है। सर, अब हम आपसे रेवाड़ी जिले के बारे में बात करेंगे। हम रेवाड़ी जिले के समीकरण के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रेवाड़ी में क्या रहने वाला है। निशा, रेवाड़ी में 3 सीटें हैं, रेवाड़ी, बावल और कोसली। रेवाड़ी में कांग्रेस ने चिरंजीव राव को उतारा है, लालू प्रसाद के दामाद हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव सीनियर लीडर हैं, उनके बेटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, कोसली से लक्ष्मण यादव की टिकट कट गई थी, अंतिम समय में जो उनको यहाँ पर उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी ने, लक्ष्मण सिंह यादव को। और दूसरा जो यहाँ पर जो मजबूत फैक्टर काम कर रहा है वो निर्दलीय भी है। सतीश यादव पहले निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एन टाइम पर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो अब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हम कहें तो कांग्रेस से चिरंजीव राव, भाजपा से लक्ष्मण यादव और आम आदमी पार्टी से सतीश यादव। लेकिन इन सब का गणित जो है बनाने या बिगाड़ने के लिए, अपना बनाने के लिए सन्नी यादव भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में। सन्नी यादव पिछली बार उतरे थे, उन्होंने अच्छे खासे वोट 22,000 से ऊपर वोट हासिल किए थे। तो हम रेवाड़ी में ये कह सकते हैं कि मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार को कौन चुनौती देगा, अभी वो चेहरा अभी हमको तय करने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी हम यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं, अभी हम त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सतीश यादव जिस तेजी से बढ़त बना रहे हैं वह सबको चौंका सकते हैं,
बिल्कुल चौंका सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसे ऐसे लोग अब इस बार आ रहे हैं जो पहले उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। और चिरंजीव राव के घर भी भीड़ बढ़ रही है। जो लक्ष्मण यादव के सामने चुनौती है, क्योंकि भाजपा का जो असंतुष्ट गुट है वो अभी खुलकर उनके सामने नहीं लगा है। भाजपा के साथ अगर उनके भाजपाई सारे के सारे लग गए तो भाजपा यहाँ सबको पानी पिला सकती है, लेकिन उसकी संभावना कम है। जो अभी बावल की बात करें तो बावल में राव इंद्रजीत सिंह ने बिल्कुल नया चेहरा उतारा है अपनी ओर से। पार्टी को उनका नाम रिकमेंड किया था डॉक्टर कृष्ण कुमार। वो स्वास्थ्य विभाग में निदेशक थे, निदेशक से उनका त्यागपत्र दिलवा करके उनको मैदान में उतारा है। और वो रेवाड़ी में सिविल सर्जन भी रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर जो पकड़ भी है अपनी। भिटेड़ा गांव है, रेवाड़ी जिले में ही उनका गांव है, इसलिए यहाँ पर राव इंद्रजीत का चेहरा है डॉक्टर कृष्ण कुमार। और उनके मुकाबले में कांग्रेस ने अपने पुराने जो खिलाड़ी को डॉक्टर एम.एल. रंगा को उतारा है। नीलम भगवाड़िया की टिकट का जिक्र चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में उनकी टिकट काट दी गई। डॉक्टर रंगा पर पार्टी ने भरोसा जताया। तो आप ये कह सकते हैं कि बावल में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ राव इंद्रजीत की ताकत लगेगी और दूसरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताकत लगाएंगे डॉक्टर एम.एल. रंगा को जिताने के लिए। और बावल में जाट बेल्ट है काफ़ी संख्या में, तो जाट और दलित का समीकरण कांग्रेस का भी मजबूत बैठता है। लेकिन जो पूरा खोल बेल्ट है वो यादवों का है, एम्स जैसी बड़ी परियोजना है, राव इंद्रजीत का समर्थन है, तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी बहुत ताकतवर है। बावल को हम कह सकते हैं बहुत ताकतवर जो है चेहरे जो है दोनों तरफ से हैं, उनमें किसी को भी हम कमजोर नहीं कह सकते। तो कोसली में क्या रहने वाला है? कोसली में भी राव इंद्रजीत ने बिल्कुल नया चेहरा दिया है, अनिल यादव डहीना। आजकल वो अनिल खोला डहीना करें, खोला गोत्र है उनका। तो कोसली में खोला गोत्र बहुत तायत से है, तो चाह रहे हैं कि खोला गोत्र का जो है सीधा एक तरफा समर्थन मिलेगा तो और ज़्यादा ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हमको उनको खोला गोत्र से बढ़कर के राव इंद्रजीत के कैंडिडेट के रूप में देखना चाहिए। कोसली में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जो वहाँ खड़े हैं, वो किसका खेल बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, ये भी समय बताएगा। लेकिन मुख्य मुकाबला कोसली में हम ये देखेंगे तो वहाँ कांग्रेस के जगदीश यादव हैं, पूर्व मंत्री हैं। जगदीश यादव पहली बार लंबे समय बाद, कई हार के बाद उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली है, मुख्य धारा की पार्टी की टिकट मिली है, उस पार्टी की टिकट मिली है जिसके सत्ता में आने की संभावना मानी जा रही है। भाजपा सत्ता में आने की संभावना से अपने आप को दूर नहीं मान रही है, भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। तो हम ये कह सकते हैं जो कोसली में अनिल यादव डहीना और जगदीश यादव के बीच आमने सामने का तगड़ा मुकाबला होगा। बाकी जो लोग रेस में अभी दिखाई दे रहे हैं वो क्या करेंगे, ये अगले एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर, अब महेंद्रगढ़ जिले की बात करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले में क्या समीकरण रहने वाला है? निशा, महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। नांगल चौधरी से शुरुआत करते हैं। नांगल चौधरी में भाजपा ने अपने पुराने चेहरे पर भरोसा किया है। तीसरी बार डॉक्टर अभय सिंह यादव को मैदान में उतारा है। आईएएस की नौकरी छोड़ करके वो राजनीति में आए थे। पहली बार राव इंद्रजीत का आशीर्वाद उनको मिला था 2014 के चुनाव में, और बाबा रामदेव की मदद से उनको टिकट मिली थी। जो 2019 के चुनाव में बिना राव इंद्रजीत के आशीर्वाद के वो अपनी ताकत के बल पर, पार्टी की ताकत के बल पर चुनाव जीते, और 2024 में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हमें नहीं लगता कि राव इंद्रजीत के समर्थकों का उनके साथ आशीर्वाद होगा। और वहाँ पर कांग्रेस ने जातीय गणित ऐसा तैयार कर दिया है कि उनका जो विकास का एजेंडा है उसके सामने जो है कांग्रेस ने दूसरा ही एजेंडा रख दिया है। वहाँ पर जो है मंजू चौधरी को टिकट दी है, जो पूर्व विधायक मूलाराम है, वो गुर्जर समुदाय से हैं, उनकी पुत्रवधू है। तो जब उनको टिकट दी गई है तो वहाँ पर जातीय समीकरण ऐसा बन गया है, गुर्जर, जाट और जो अनुसूचित जाति के वोट हैं उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। और इधर नांगल चौधरी में जब हम यादवों को देखते हैं तो राव इंद्रजीत समर्थक अभी उनके साथ जुटे नहीं हैं। जो राव इंद्रजीत समर्थक अगर उनके साथ जुटते हैं तो निश्चित रूप से राव अभय सिंह भारी पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर यही तस्वीर अंतिम समय तक रही तो डॉक्टर अभय सिंह यादव को भी इस बार मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। उनको एक तरफा मैच नहीं मिलेगा जो है नांगल चौधरी में। नारनौल की बात करें, नारनौल में भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश यादव पर ही, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव पर ही तीसरी बार भरोसा जताया। ओम प्रकाश यादव का नाम ही राव इंद्रजीत सिंह ने रिकमेंड किया है। कांग्रेस ने उनके सामने राव नरेंद्र सिंह को उतारा है। राव नरेंद्र 2 बार चुनाव हारे हुए थे, इसलिए ये चल रहा था कि उनका नाम काटा जाएगा, वो इसलिए उनके बेटे का नाम चल रहा था। लेकिन अंतिम समय में राव नरेंद्र को ही टिकट दिलाई गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते थे, जब वो हजका से चुनाव जीते थे तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संकट काल में उन्होंने साथ दिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिहाज रख रहे हैं। इस लिहाज से तो अब नारनौल में मुकाबला
ओम प्रकाश यादव और नरेंद्र के बीच है, और हमको ये मानना चाहिए कि वहाँ पर जो आमने सामने का ही मुकाबला है। अभी पलड़ा भारी हल्का हम किसी का नहीं कह सकते, लेकिन ओम प्रकाश यादव के प्रति एक सहानुभूति वहाँ हमको नजर आती है कि बेचारा सबकी बात सुन लेता है, किसी का नुकसान नहीं पहुँचाता, और अगर किसी का काम नहीं भी किया तो बुरा भी नहीं किया, इस तरह की उनके बारे में धारणा बनी हुई है। तो ओम प्रकाश के प्रति सिंपैथी है लोगों की। लेकिन राव नरेंद्र भी पुराने खिलाड़ी राजनीति के, तो हम अभी कांटे का टक्कर बताएंगे जो वहाँ पर नारनौल में। सर अब अटेली को लेकर बात करेंगे। आप सबसे हॉट सीट की बातें बाद में कर रही हैं। अटेली सबसे हॉट सीट है इस पूरे अहिरवाल की, और राव इंद्रजीत ने वहाँ अपनी बेटी आरती राव को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने चला करके उनको टिकट दिए। आरती राव के सामने कई विधानसभा सीटें थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अटेली को चुना है। तो अटेली के मतदाताओं के लिए वो ये बात बता रही है कि मैंने उनका भरोसा किया है, इस भरोसे को तोड़ मत देना, वो ये संदेश लेकर गई है। जो दूसरे कैंडिडेट है, वहाँ कांग्रेस ने अनीता यादव पर भरोसा किया है, और वहाँ निर्दलीय भी मजबूत स्थिति में है। ठाकुर रतनलाल, क्षमा करना, वो निर्दलीय नहीं, वो बसपा से है, इनेलो और बसपा का गठबंधन है। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले को चौकोणी बनाने के लिए संतोष यादव ने भी फार्म भरा हुआ है। संतोष यादव पूर्व विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पर्चा भरा है, वो टिकट की दावेदार थी। भाजपा ने उनके टिकट पर कैंची चला करके आरती राव पर भरोसा जताया। वो मैदान में डटी रहेंगी या नहीं रहेगी, ये हमें अभी 16 तारीख के बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम जो अटेली की बात करें तो वहाँ पर राव वीरेंद्र के टाइम से ही राव इंद्रजीत के परिवार का प्रभाव रहा है। वो प्रभाव अब भी हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अनीता यादव की जो चुनाव लड़ने की स्टाइल है, वो घर घर में घुस रही है, खुद को आम आदमी से जोड़कर देख रही है। वो ये नारा लगा रही है कि मैं यहाँ हर समय अवेलेबल रहूँगी, हमारी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं को दो चीज़ें समझानी है कि आरती यहीं पर रहेगी, आरती उनकी बात सुनेगी, उनके बीच की है। वैसे जिन लोगों ने आरती का स्वभाव देखा है, आरती ने अपने परिवार में सबसे ज़्यादा निकटता बनाने का प्रयास किया है। वह आम लोगों से घुल मिल कर बात करती है हमेशा ही। तो उनके बारे में जो लोग हैं वो एक बार मिलेंगे तो उनके बारे में निश्चित रूप से धारणा बदलेगी। तो हम अटेली का जो मुकाबला कह सकते हैं, हम एकदम ये नहीं कह सकते आरती के लिए आसान है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आरती को अटेली में चुनौतियाँ मिल रही है। देखना ये बड़ा रोचक होगा कि वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। सर जैसा कि आरती राव का ये पहला चुनाव रहने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि अटेली में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? निशा, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। आरती का पहला चुनाव है, लेकिन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि साधारण चुनाव, आप इसे राव इंद्रजीत का चुनाव कह सकती हैं। बहुत अनुभवी उनके तो पूरे परिवार ने चुनाव ही लड़े। तो आरती को आरती न समझें और राव इंद्रजीत का फेस समझें। वो उनकी विरासत संभालने जा रही है, तो इसलिए उनका चुनाव मजबूती से पूरा रोचक होगा। लेकिन अभी जल्दबाजी में हम पलड़ा भारी या हल्का किसी का कहना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। सर अब महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करेंगे, वहां पर क्या रहने वाला है? निशा, महेंद्रगढ़ में बराबरी का मुकाबला आज के दिन कहना चाहिए। भाजपा ने वहाँ बड़ा उलटफेर किया है, सबको चौंकाया है। रामविलास जैसे दिग्गज नेता की टिकट काटी गई है, और रामविलास शर्मा बगावत करके निर्दलीय भरने गए थे, पर्चा भर भी दिया था। ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। रामविलास जैसे आदमी से, जैसे नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह भी पार्टी को आंख दिखा सकते हैं, क्योंकि भाजपा और रामविलास को तो पर्याय समझना चाहिए एक दूसरे का। लेकिन ऐसा किया, लेकिन समय रहते वो समझे चीज़ों को और अपना नामांकन वापस लिया, और वो भारतीय जनता पार्टी में डटे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कंवर सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, और दान सिंह का सामना पहली बार यादव उम्मीदवार से होगा। वहाँ पर संदीप एसडीएम के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी चुनाव मैदान में, उनको कोई हल्के में नहीं ले रहा। तो महेंद्रगढ़ में अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। ये त्रिकोणीय मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, ये अगले सप्ताह हम बैठेंगे फिर आपके साथ, फिर बताएंगे कि जो वहाँ ऊँट किस करवट बैठ सकता है। क्योंकि जब तक परिणाम नहीं आएंगे, जब तक हम सकता ही कहेंगे। हमारे लिए ये किसी को हार कहना, किसी की जीत कहना, ये ना तो उचित ही है, ना ही संभव है। और वैसे भी महेंद्रगढ़ में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच। इस मुकाबले के बीच संदीप यादव भी अपने लिए विधानसभा पहुंचने की जगह तलाशने का प्रयास करेंगे। जो सर एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि 3 जिले हैं, तीनों जिले में सबसे बड़ा फेस है राव इंद्रजीत सिंह का, तो राव इंद्रजीत सिंह का गुड़गांव विधानसभा में क्या भूमिका रहने वाली है? वो तो गुड़गांव विधानसभा में क्या, वो तो सभी विधानसभाओं में रहने वाली है भूमिका। जैसे नांगल चौधरी में भी भूमिका रहने वाली है, वो प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। तीनों जगह भूमिका रहने वाली है, लेकिन
मैं ये जानना चाहती कि गुड़गांव में स्पेशल उनकी क्या भूमिका रहेगी? निशा, गुड़गांव में उनकी भूमिका ये रहेगी कि जो मुकेश शर्मा पहलवान वहाँ पर चुनाव मैदान में है, मुकेश शर्मा को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, इसलिए जीत की जिम्मेदारी भी उन पर आएगी कि इनको जिता के लाना है। तो राव इंद्रजीत को निश्चित रूप से उनके लिए ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि राव इंद्रजीत की तो सभी जगह भूमिका रहने वाली है, बादशाहपुर में भी भूमिका रहने वाली है, नांगल चौधरी में भी, दोनों जगह उनके राजनीतिक विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भूमिका ये रहने वाली है कि अगर राव समर्थक उनके विरोध में जाएंगे तो कितना उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखना होगा। जो ये तो मैं अभी बताया था, 2019 में राव के समर्थक जो है वो डॉक्टर अभय सिंह यादव का साथ नहीं दे रहे थे जब भी वो चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन इस बार 2019 जैसी स्थिति नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 और 2019 से कमजोर है। इस कमजोर स्थिति में अगर राव समर्थक भाजपा के साथ हर सीट पर नहीं जुटेंगे तो जिन सीटों पर नहीं जुटेंगे वहाँ कुछ न कुछ नुकसान जरूर पहुँचाएंगे। तो इसलिए उन सीटों पर भी राव की भूमिका रहनी है जहाँ एंटी राव खड़े हैं, और उन सीटों पर भी रहनी है जहाँ पर प्रो राव खड़े हैं, क्योंकि उन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत पर डाली है। और राव इंद्रजीत चाहेंगे कि अहिरवाल की सीटों को, अधिक से अधिक सीटों को जिता करके भाजपा की झोली में डाले, ताकि उनकी बेटी की चौधर आगे सत्ता में भागीदारी बढ़े, उनको अच्छा पोर्टफोलियो मिले, भाजपा सत्ता में आए तो आरती राव ताकतवर बनकर उभरे। तो इसलिए राव इंद्रजीत भाजपा को ताकतवर देखना चाहेंगे, ये मेरा मानना है। आज आपने 3 जिलों की राजनीतिक समीकरण को समझा, फिर हाजिर होंगे किसी नई चर्चा के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।